मेरा नाम अंशिका है। हर लड़की की तरह मैं भी अपनी शादी को लेकर सपने देखती थी। मेरी सगाई तय हो चुकी थी और शादी की तारीख भी बस 3 हफ्ते दूर थी। घर में लगातार हलचल रहती थी। कभी पंडित जी आकर शुभ मुहूर्त बताते, तो कभी रिश्तेदार दहेज और गहनों की बातें करते। माँ का चेहरा चमक रहा था। बरसों से वह चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी राजकुमार जैसे सवारी पर ससुराल जाए। वह मुझे हर दिन तरह तरह के कपड़े दिखाती और कहती, ये वाला पीला हल्दी पर पहनेगी, ये वाला सुहागरात पर। मैं भी मुस्कुरा कर हाँ में हाँ मिलाती। मेरे मन में एक अजीब सी गुदगुदी थी। सोचती कैसा होगा वह दिन जब मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनूंगी। शादी से 15 दिन पहले अचानक मुझे चक्कर आने लगा। पहले तो लगा शायद तनाव या भागदौड़ की वजह से होगा, पर फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। माँ चिंतित होकर बोली, इतनी तैयारियों में तू ठीक से खाना पीना भी तो नहीं खाती थी, इसीलिए कमजोरी आ गई है। पर बात यही नहीं रुकी, कमजोरी बढ़ती गई। आखिर माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरे कानों में जैसे बम फट पड़ा। क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ये कैसे हो सकता है? हमारी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने हमें अजीब नजरों से देखा, फिर गंभीर होकर बोले, देखिए रिपोर्ट साफ है, गर्भ 2 महीने का है। और इतना कह दूं, इस स्टेज पर गर्भपात करवाना खतरनाक होगा, लड़की की जान भी जा सकती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटते वक्त माँ चुप थी, मैं भी पत्थर बन गई थी। रात को मैं जब बिस्तर पर लेटी तो जोर जोर से रोने लगी। माँ मेरे पास आई और मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटी, तो याद कर, कहीं कुछ हुआ क्या? मैंने आंखें बंद की और दिमाग पर जोर डाला। तभी अचानक वह धुंधली रात याद आई। वह कश्मीर का सफर था। मैं बर्फीले तूफान में फंस गई थी। तेज हवाएं, सफेद बर्फ और ठंड से मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद बस अंधेरा, और फिर होश तो मुझे घर पहुंचने के बाद ही आया था। माँ ने धीरे से कहा, शायद उसी रात किसी ने तेरे साथ। उसकी आवाज रुक गई। आंसू उनके गालों तक आ गए। अब क्या किया जाए? सिर्फ 2 हफ्ते में शादी थी, बारात आनी थी। माँ और मैं दोनों दुविधा में थे। आखिरकार मैंने साहस करके अपने होने वाले पति और उसके परिवार को सच्चाई बताई। पर जैसे ही उन्हें यह पता चला, उनका चेहरा गुस्से और घृणा से भर गया। उसके पिता चिल्लाए, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, यह लड़की चरित्रहीन है। मेरे मंगेतर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ ही घंटों में रिश्ता तोड़ दिया गया। मेरे सपने, मेरी खुशियाँ सब राख हो गई। गांव वालों को जैसे कोई मसाला मिल गया हो। किसी को यह समझने की फुर्सत नहीं थी कि मेरे साथ जुर्म हुआ है। सब बस यही कह रहे थे, देखा, शादी से पहले ही पेट में बच्चा आ गया, इसकी माँ ने ही ढील दी होगी। मैं घर से निकल भी नहीं पाती थी। लोगों की निगाहें जैसे मेरे कपड़े उतार देती थी। माँ हर रात रोती और मुझसे कहती, अंशिका, हम यहाँ रहेंगे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, हमें कहीं और जाना चाहिए। आखिरकार हमने गांव छोड़ दिया। पुणे आकर एक छोटे से कमरे में रहने लगे हैं। माँ ने सिलाई कढ़ाई का काम पकड़ लिया। मैं घर का काम करती और पेट पर हाथ रखकर सोचती, कौन है ये, किसका है ये? दिन गुजरते गए। माँ मुझे दिलासा देती, बेटी, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, चाहे हालात कैसे भी हों, यह बच्चा तेरे जीने की वजह बनेगा। मैंने धीरे धीरे अपने बच्चे को स्वीकार करना शुरू कर दिया। 9 महीने पूरे होते ही मुझे दर्द शुरू हो गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त माँ मेरे हाथ पकड़े दुआएं कर रही थी। घंटों के संघर्ष के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जब पहली बार उसे देखा तो मेरे आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उसका चेहरा बेहद मासूम था, लेकिन उसके गर्दन पर एक काला निशान था। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे उसी आदमी की याद आई जो मुझे कश्मीर में मिला था, जिसकी बेटी की जान मैंने बचाई थी। उसकी गर्दन पर भी ठीक ऐसा ही काला निशान था। क्या ये वही आदमी है? क्या मेरा बेटा उसी का है? जब पहली बार मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो मेरे दिल में अजीब सा सुकून भी था और दर्द भी था। मैं रो रही थी,
खुशी से भी और दर्द से भी। उसकी गर्दन पर वह काला निशान देखकर मैं अंदर तक कांप गई। मैंने धीरे से माँ से कहा, माँ देखो ये निशान, ये तो बिल्कुल उसी आदमी जैसा है, कश्मीर वाला। माँ ने बच्चे को ध्यान से देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तू सच कह रही है? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, वही आदमी जिसने अपनी बेटी के साथ मेरी जान बचाई थी, उसकी गर्दन पर भी यही निशान था। माँ यह बच्चा उसी का है। माँ चुप हो गई। उनके आंसू बहने लगे। मैंने उस रात की यादों को फिर जोड़ने की कोशिश की। ठंडी बर्फीली हवाएं, मेरी हालत बहुत खराब थी और फिर मैं बेहोश हो गई थी। और फिर जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। शायद उसी वक्त उसने मेरी हालत का फायदा उठाया। सोचते ही मेरा दिल नफरत से भर गया। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर फिर बच्चे की मासूम आंखें देखती और सोचती, अगर वह नहीं होता तो यह बच्चा भी नहीं होता। क्या मैं अपने बेटे से नफरत कर सकती हूँ? माँ ने धीरे से कहा, अंशिका, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। सच सामने आना ही चाहिए। मैंने भी तय किया कि मैं अपने बेटे को यूं ही बिना पहचान के नहीं पालूंगी। कई महीने बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हम कश्मीर लौटे। वहाँ मैंने बहुत खोजबीन की, लोगों से पूछताछ की, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया। आखिरकार एक दिन मुझे पता चला कि वही आदमी अभी भी कश्मीर में अपनी बेटी के साथ रहता है। मैं माँ को लेकर उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने मुझे देखा और हैरान रह गया। उसकी नजरें जैसे मेरे बच्चे पर अटक गई। मैंने कांपते हुए कहा, पहचान लिया? ये बच्चा तुम्हारा है? वह आदमी सहम गया। उसके होंठ कांपने लगे। मैंने गुस्से से कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी बेहोशी का फायदा उठाया? जानते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी शादी टूट गई, समाज ने मुझे अपमानित किया। वह रोने लगा। माफ कर दो, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। उस रात तुम बिल्कुल ठंड से मरने वाली थी। मैंने तुमको बचाने की कोशिश की। मैं तुम्हें कपड़े और गर्माहट देना चाहता था, लेकिन मैं अपनी सीमा पार कर बैठा। उस वक्त मुझे लगा शायद यही एक तरीका है, लेकिन बाद में समझ आया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हर दिन खुद को कोसता हूँ। मैं तेरे सामने आकर माफी मांगना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। जब तुझे बच्चे के साथ देखा तो मेरी गलती और बड़ी लगने लगी। मैं रो पड़ी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब क्या मिलेगा माफी से? वह घुटनों के बल गिर गया। मुझे अपनी गुनाह का प्रायश्चित करना है। अगर तू चाहो तो मैं तुमको और इस बच्चे को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस बच्चे को नाम दे सकूं और तुझे वह इज्जत मिल सके जो तुझसे छीनी गई थी। मैं चुप रही। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, सोच समझकर फैसला कर। यह आदमी गुनाहगार है, पर यह भी सच है कि यह बच्चा उसी का है। अगर यह सच में बदलना चाहता है तो शायद यही तेरे और बच्चे के लिए अच्छा है। मैंने माँ की ओर देखा। मेरे अंदर गुस्सा भी था, घृणा भी, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी कि मेरा बेटा अब अनाथ नहीं कहलाएगा। बहुत समय तक मैंने सोच समझकर फैसला लिया। आखिरकार मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन यह मत समझना कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटे के भविष्य और अपनी माँ की इज्जत के लिए ये कदम उठा रही हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस यही काफी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और इस बच्चे को खुश रखने में गुजार दूंगा। हमारी शादी तरीके से हुई। गांव के कुछ लोग आए, माँ गवाह बनी। मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी के जोड़े में खुश नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया और वह मुस्कुराया तो लगा शायद यही मेरी किस्मत थी। आज मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी जी रही हूँ। वह आदमी जिसने कभी मेरी मासूमियत छीन ली थी, अब अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए हर दिन हमें खुश रखने की कोशिश करता है। क्या मैं उसे पूरी तरह माफ कर पाऊंगी? शायद नहीं,
लेकिन मैंने सीखा है कि ज़िंदगी किसी के रोकने से नहीं रुकती। मैंने अपनी कहानी इसीलिए सुनाई है ताकि हर लड़की यह समझे कि हालात चाहे जैसा भी हो, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मैं टूटी थी, पर मैंने खुद को जोड़ा। मैं अपमानित हुई थी, पर मैंने अपनी इज्जत वापस पाई और सबसे ज़रूरी मैंने अपनी बेटे को ज़िंदगी दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।